मेरे जहन में 2 तरह के प्लान थे। तुम दोनों की फिक्र न करो, अब तुम अपने आप को महफूज समझो, ड्राइवर ने कहा और पूरी तवज्जो सामने रखकर ड्राइविंग पर लगा दी। वो महात्मा गांधी रोड पर आ गया था और यही सड़क उन्हें आगरा शहर से इंतहाई तेजी के साथ शहर से बाहर ले जाने वाली थी। लेकिन इसी सड़क पर इतना ही खतरा था, यहाँ इनके पकड़े जाने के ज्यादा इम्कानात थे। वो थोड़ा सा आगे जाकर सड़क के बाएं जानिब उतर गया। अगरचे शहर की भूल भुलैयों वाली गलियों और सड़कों से निकलना मुश्किल और दिक्कत तलब था, मगर महफूज था। रात के पहले पहर वो शहर से बाहर निकल चुके थे। उन्हें एक छोटे से गांव में ठहरना था, जहां अपना गेटअप तब्दील करके वो पंजाब का रुख कर सकते थे। अगरचे ये तकरीबन 7 घंटे का रास्ता था, ताहम वो महफूज जगह पहुंच जाने वाले थे। नया पैराग्राफ। उस वक्त मैं नाश्ता कर चुका था। मेरा जी चाह रहा था कि हवेली से निकलूं और मुसाफिर शाह के थड़े तक जाऊं, दरवेश की बातें सुनूं, फरीद से गपशप करूं और खुली फिजा में वक्त गुजारूं। मैं बाहर निकलने के लिए पर तोल रहा था कि अरविंद सिंह ने फोन करके मेरे बारे में पूछा, फिर खुद ही आने का कह दिया। मैं लाउंज ही में बैठ गया। चंद मिनट बाद वो भी मेरे सामने आकर बैठते हुए बोला, आपने जो रात मुझे नंबर दिया था उसके बारे में पता चल गया है, कहाँ है वो? मैंने पूछा। तकरीबन 12 बजे तक तो वो सियालकोट से कुछ फासले पर था, शमाल की जानिब। मैं इसके बाद सो गया था। अब बेदार होकर मैंने देखा तो वो लाहौर के मज़ाफात में है। गोया कि वो वहां से लाहौर आ गया हुआ है। ठीक है, तुम इसकी हरकत पर निगाह रखो, उसे भी देखते रहो, मैंने कहा तो उसने हंसते हुए कहा, लाहौर नहीं जाएंगे आप? मतलब? मैं लाहौर क्यों? मैंने उससे पूछा तो वो बोला, कल सुबह तानी की फ्लाइट है, वो आ रही है यहाँ, आपको नहीं बताया? अरे यार, जब उसके चाहने वाला उसकी देखभाल कर रहा है तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात तो ठीक है। वो हंसते हुए बोला तो मुझे अचानक याद आया तो पूछा, अरे हाँ, सुना वो तेरे दोस्त शमसुद्दीन और कमरुद्दीन हैरियत से पहुंच गए किसी महफूज ठिकाने पर, या कि अभी नहीं? पहुंच गए हैं, जलिंदर फार्म हाउस पर। सारा इंतजाम बानीता कुंवर ने किया है। उम्मीद है वो अब यहां तक भी पहुंच जाएंगे। अरविंद सिंह ने सुकून से कहा, मेरा ख्याल है कि अभी उन्हें यहां लाने की जल्दी न की जाए, हालात साजगार होने का इंतजार किया जाए। जहां तक काम का मामला, वो लोग वहां बैठकर भी कर सकते हैं। मैंने उसे सलाह दी, मैंने नहीं कह दिया है, और वो मेरे साथ ही राब्ते में है। उन्हें वहां सब सहूलत दे दी जाएगी। जैसे ही हालात बने वो वहां से निकल आएंगे। अरविंद ने बताया, हम अभी बातें कर ही रहे थे कि रंधावा के आ जाने की इतला मिली। मैंने अरविंद सिंह को अंदर भेज दिया और खुद बाहर उससे मिलने चला गया। वो लॉन में बैठा हुआ था। मिलने मिलाने के बाद बैठते ही उसने कहा, जमाल, कल तुमने बहुत अच्छा किया कि किसी बहस वगैरह के बगैर उन्हें एमएनए की सीट दे दी। मैं नहीं ये समझा कि तुम उनके साथ क्यों आए थे और तुम्हारा क्या फायदा है इसमें। मैंने इसे टटोलते हुए पूछा, देखो जमाल, जहां तुम रहते हो मैं रहता हूं, ये अपना इलाका है और मकसद हमारा सियासत हरगिज नहीं। जब हमने सियासत करनी ही नहीं है तो फिर हाँ वहां दुश्मन पालने का फायदा? घर का दुश्मन ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वो अब तुम्हारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। अगर वो तुम्हारा फायदा न कर सके तो नुकसान भी नहीं करेंगे। तुम जो हो, उन्हें ये एहसास ही नहीं कि तुम्हारी ताकत क्या है। और जहां तक मेरे फायदे की बात है, मैंने ये पूरा इलाका चलाना है। तुम जानते हो कि मैं यहां पर एक इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात था और आज डीएसपी हूं। मैं मानता हूं तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, मगर अब मुझे रहना तो इसी इलाके में है और अमन से रहना है। उसने तफसील बताते हुए कहा, रंधावा, अगर हम सियासत करें ही ना, इलेक्शन ही ना लड़ें तो? मैंने पूछा, फिर इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी? दोनों मुतहारिक ग्रुप आपस में लड़ते रहेंगे और तुम्हें दोस्त बनाकर रखना उनकी मजबूरी होगा। ये ज्यादा बेहतर है। उसने जवाब दिया, तो फिर कह देना उनसे कि इशफाक चौधरी इलेक्शन नहीं लड़ रहा, किसी भी सीट पर नहीं। मैंने कहा तो रंधावा होले से मुस्कुरा दिया, फिर बोला, मैं जानता था कि तुम यही करोगे। खैर, मैं जमानत देता हूं कि इस इलाके में तेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। मैं किसी को दुश्मन रखता भी नहीं हूं, यहां तक कि वो खुद मेरा दुश्मन न बन जाए। मैंने कहा, मैंने तो समझा था कि तुम कोई अपनी शराइत रखोगे, लेकिन यहां मामला ही दूसरा है।
मेरा ख्याल है अब मजीद कोई बात नहीं है। वो उठते हुए बोला, हाँ ऐसा ही है। मैंने कहा और फिर काफी देर तक इधर इधर की इलाके बारे बातें करने के बाद उठ गए। नया पैराग्राफ। चंडीगढ़ में शाम के साए फैल रहे थे। वो घर में पड़ा उकता गया था। यही हाल रुनीत का था। वो अपनी उकताहट का इजहार कर चुकी थी। कुछ देर पहले उन्होंने बाहर घूम फिर आने का प्रोग्राम बनाया। उनके पास नई मॉडल की कार थी। उन्होंने दूसरों को भी ऑफर की, लेकिन कोई भी बाहर जाने को नहीं माना। सो वो दोनों बाहर निकल जाने के लिए निकल पड़े। वो गलियों से निकलकर मेन रोड पर आए तो जसपाल ने रुनीत कंवर से पूछा, बोलो कहाँ चले? कहीं भी खुली फिजा में, किसी बाग में चलो जहां थोड़ी देर बैठे। उसे गहरी संजीदगी से कहा, मुझे तो आइडिया नहीं है यहाँ किसी बाग का, तुम बताओ। अरे यही नजदीक ही तो है, सेक्टर 16 में रोज गार्डन, वहीं चलते हैं, रुनीत कुंवर ने कहा और उसे रास्ता समझाने लगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो बाग में पहुंच गए। कार पार्किंग में लगाने के बाद वो चहलकदमी करने लगे। थोड़ी देर खामोशी से चलते रहने के बाद रुनीत ही बोली, जसपाल, हम पर जो उकताहट तारी हुई है, तुम इसकी वजह जानते हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, अगर तुम बता सको। उसने आम से अंदाज में पूछा तो चंद लम्हे खामोश चलती रही, फिर गहरे लहजे में बोली, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो धर्म ही के नाम पर हो रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कहीं हम इस्तेमाल तो नहीं हो रहे किसी टिश्यू पेपर की तरह। ये टिश्यू पेपर वाली सोच तुम्हारे दिमाग में क्यों आई? जसपाल ने आम से लहजे में पूछा। देखो, हम अंधेरी रात के मुसाफिर हैं। हमने जो कुछ भी किया उसका कोई क्रेडिट नहीं, ना ही हम लेना चाहते हैं। हम कभी सामने नहीं आ सकते। इस राह में मर गए तो किसी को कोई पता नहीं कि हमने सिक्खी के लिए क्या कुछ किया। इसका भी कोई क्रेडिट नहीं। वो यूं बोली जैसे उसके लहजे में कहीं एहतजाज हो। मतलब तुम इसका क्रेडिट चाहती हो? जसपाल ने इसकी बात सुनकर सुकून से पूछा। अब तुम इस पर यह कह दोगे कि गुरु महाराज तो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर सिक्खी में बाबा लहना से लेकर भंडार वाला तक की मिसालें दोगे कि उन्होंने प्राण दे दिए लेकिन शेष नहीं बनवाया। रुनीत कुंवर फिर इसी एहतजाजी लहजे में बोली, मैं बहस नहीं करूंगा रुनीत, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। जसपाल ने इसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं ये सोच रही हूं कि हम इस तहरीक से चाहें भी तो फरार नहीं ले सकते। अपने मार देंगे या हमारे दुश्मन, कोई इतबार करने वाला नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं खालिस्तान तहरीक की जबरदस्त हामी हूं, मगर यार इतनी जदोजहद के बाद भी कोई आउटपुट नहीं। कहीं से तो कोई इशारा मिले कामयाबी का। हमें भी हौसला हो, मैं भी ये समझ सकूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, गलत नहीं। दौलत बहुत कमा ली, किसी भी मुल्क में खूबसूरत विला लेकर बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकती हूँ। दरअसल मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं कनाडा में थी तो कम से कम वहां पर खौफ नहीं था। मैं समझा नहीं। कैसा खौफ? जसपाल ने पूछा। तुम और मैं यहां है ना, लेकिन हमारे साथ एक अनजाना खौफ भी है कि किसी भी वक्त कोई हमें पकड़ सकता है। कहीं से कोई गोली हमें छेद सकती है। हमारी निगरानी हो रही होगी, ऐसा ही बहुत कुछ। लेकिन ये खौफ कनाडा में नहीं था। वहां सिर्फ काम थे, दिन रात काम, लेकिन खौफ नहीं था जो यहां है। रुनीत ने साफ लफ्जों में कहा तो जसपाल ने पूछा, रुनीत तुम कनाडा जाना चाहती हो या इस काम से बिल्कुल उकता गई हो? सुकून से कहीं जिंदगी गुजारना चाहती हो? मेरी जिंदगी में शायद ही खालिस्तान बने। मैंने अपने हिस्से का बहुत काम कर लिया। मुझे अब आजादी चाहिए। चाहे तुम मुझे गोली मार दो या फिर मुझे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक देना चाहिए। इस बार उसके लहजे में एहतजाज की जगह उकताहट थी। अगर मैं तुम्हें ये यकीन दिला दूं कि खालिस्तान का काम बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में शुरू होने जा रहा है तो? जसपाल ने नरम लहजे में कहा। जसपाल, मैं तुमसे ज्यादा मालूमात रखती हूँ। इस वक्त सिख दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जो तलवार के जोर पर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, दूसरे वो जो बातचीत और दलाइल के साथ अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, और तीसरे वो जो इस तहरीक की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं।
انہیں صرف اپنے مفاد سے غرض ہے۔ میں نہ لوگوں کا ذکر نہیں کر رہی جو خالصتان تحریک کے حامی بھی نہیں ہیں۔ مایوس ہو گئی ہو رونیت؟ کوئی بات نہیں، تم جو چاہو وہی ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھو کہ ہم کوئی جرائم پیشہ افراد کے گینگ نہیں ہیں۔ جہاں آنے کا راستہ تو ہے لیکن واپس جانے کا نہیں۔ تم جہاں چاہو، جب چاہو اور جس وقت چاہو جا سکتی ہو۔ کینیڈا جانا چاہتی ہو تو وہاں چلی جاؤ، میں تمہارے وہاں جانے کا انتظام کر دوں گا۔ جسپال نے بڑے نرم انداز میں، اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا کروں گی وہاں جا کر؟ اس نے اچانک کہا۔ اب یہ ایک نیا موضوع۔ میں تمہاری ذہنی حالت سمجھ رہا ہوں رونیت، میں جانتا ہوں اس وقت تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ایسی حالت میں کیا گیا کوئی بھی فیصلہ درست نہیں ہوتا۔ میں تمہارے بارے میں سمجھ گیا ہوں، سب کچھ ذہن سے نکال دو، ان لمحات کو پوری طرح انجوائے کرو۔ وہ سامنے دیکھو، گلاب کے پھول کھلے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ جسپال نے اسے یوں کہا جیسے کسی بچے کو پچکارتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہو گئی ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ دونوں باغ سے نکل کر ایک شاپنگ سینٹر میں آ گئے۔ وہ کافی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ انہوں نے سب کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں خریدی۔ جسپال کو اس وقت حیرت ہوئی جب رونیت کنور نے اعلیٰ شراب کی 2 بوتلیں رکھ لیں۔ جسپال نے دیکھا مگر خاموش رہا۔ وہ پلٹ کر گھر واپس لوٹے۔ جسپال سوچ رہا تھا کہ اب رونیت کنور اگر ان کے لیے نقصان دہ نہ بھی ہوئی تو فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ پتہ کرنا بہت ضروری تھا۔ جسپال اپنے کمرے میں تھا کہ بانیتا اس کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ کافی حد تک سرخ تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے بولی، یہ شراب تم نے رونیت کو خرید کر دی ہے؟ نہیں، اس نے خود خریدی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا تو بانیتا اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی، میں اسے کھانے کا کہنا گئی تو وہ بیٹھی پی رہی تھی۔ یہ حرکت اس نے پہلی بار کی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ تجھے پتا ہونا چاہیے تھا۔ اس کے اندر کی تبدیلی کا تمہیں احساس کرنا چاہیے تھا۔ جسپال نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، میں گرلین کنور سے پوچھتی ہوں کہ اسے کیا ہوا ہے، اسے شاید پتا ہو۔ ہاں، اس سے پوچھو، جسپال نے کہا تو وہ فکر مندی میں ہی اٹھ کر چلے گی۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ جسپال مختلف لوگوں کو فون کر کے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ ایسے میں بانیتا نے اسے چھت پر بلایا۔ وہ پرسکون سے انداز میں چھت پر جا پہنچا۔ وہاں دھیمی دھیمی روشنی تھی تو اسٹریٹ لائٹ سے آ رہی تھی۔ ٹیرس کے پاس گرلین کنور کے ساتھ بانیتا بھی کھڑی تھی۔ وہ ان کے پاس چلا گیا۔ اسے دیکھتے ہی بانیتا نے کہا، جسپال، ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنستے جانے والے ہیں۔ جسپال، ہم ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس جانے والے ہیں۔ رب خیر کرے، ایسی کیا بات ہوگی؟ جسپال نے کافی حد تک سکون سے کہا تو وہ بولی، اپنی رونیت کنور کا پرانا عشق جاگ گیا ہے۔ اس میں برائی کیا ہے اور اس کا ہماری مصیبت سے کیا تعلق؟ جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسے سمجھانے والے لہجے میں بولی، برائی عشق کرنے میں نہیں، لیکن جس سے وہ عشق کر رہی ہے وہ مصیبت ہے۔ مجھے صاحب بتاؤ بات کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو گرلین کنور نے ایک طویل سانس لیا، پھر بولی، رونیت کنور کے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، امیت سنگھ، اچھا تھا، جیسے عام سے لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پروفیسر کے ساتھ رہا، پھر چھوڑ گیا۔ انہی دنوں رونیت اور امید کا عشق زوروں پر تھا۔ امید کے چلے جانے کے بعد تھوڑا عرصہ رونیت نے اسے یاد رکھا، پھر پے در پے مصیبتیں پڑنے لگی۔ پچھلے کچھ عرصے سے اس کا دوبارہ امید سے رابطہ ہوا۔ چند دن پہلے پتا چلا وہ ایک آرمی آفیسر ہے۔ اوہ، تو یہ اس کا آرمی آفیسر ہونا ہی سب سے غلط بات ہے۔ رونیت تو ہمارے بارے میں سب جانتی ہے۔ اگر انہیں بھنک بھی مل گئی تو ہمارا سب کچھ ختم ہو کر رہ جائے گا، جسپال نے تشویش سے کہا۔ جسپال، یہ بھی ممکن ہے کہ امید راہ کا ایجنٹ ہو اور اسے رونیت کے پیچھے لگا دیا گیا ہو، کیونکہ امید یہ جانتا ہے کہ رونیت کیا چیز ہے۔ ایسے ہی کسی شک کی بنا پر وہ اسے ٹٹول لینا چاہتا ہے۔ وانیتا نے کہا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ رونیت تو سب کچھ جانتی ہے، اسے منع نہیں کر سکتے۔ امید کو ختم کرتے ہیں تو بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ جسپال ایک دم سے پریشان ہو گیا۔
फिर गुरलीन कवर की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें शक है कि उम्मीद कोई ऐसा वैसा बंदा हो सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए तो पता चलेगा। इसके बारे में तुमसे बात तो करती होगी? जसपाल ने पूछा। नहीं, चंद दिन पहले मुझे थोड़ा बहुत बताया था, वही जो मैंने तुम सबको बता दिया। इसके अलावा न उसने बात की और न ही पूछा मैंने। गुरलीन ने जवाब दिया, देखो रुनीत हमारी बेहतरीन साथी है, हम उसे जाया नहीं कर सकते और न ही इतने जालिम हैं कि उसे खत्म करने का सोचे। इस मसले को बहुत सुकून से हल करना होगा। अब कहाँ है वो आधी से ज्यादा बोतल पीकर बिल्कुल बेहोश पड़ी है, उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ है। गुरलीन ने बताया तो जसपाल ने समझाया, देखो हमारी बका इसी में है कि वो अब उम्मीद से राब्ता न करे, उसे सुबह होश में आने दो, मैं इससे बात करूंगा। तब तक फोन, कंप्यूटर या कोई भी राब्ता करने वाली शय उसके पास ना हो। गुरलीन, तुमने इसका खास ख्याल रखना है। ठीक है, मैं इसके पास ही हूँ, मैंने उसकी बात उसने बात समझते हुए कहा और फिर इसी मौजू पर वो बातें करते चले गए। नया पैराग्राफ। सुबह की ताजा किरणें लाहौर पर फैल गई हुई थी। रोशन लाहौर में जिंदगी रवा दवा थी, ऐसे में लाहौर एयरपोर्ट पर काफी गहमा गहमी थी। चौधरी इशफाक ने भी स्याह 4 व्हील एयरपोर्ट के सामने लगा दी, उसके साथ जुनैद था। चौधरी इशफाक रात ही लाहौर पहुंच गया था। अब वो दोनों तानी को लेने वहां पर थे। फ्लाइट आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट के मराहल के बाहर निकलने वाली थी। वो मुसाफिरों के बाहर आने वाले रास्ते पर आकर खड़े हो गए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि तानी बाहर आ गई। उसे अपना वही महसूस अबाया पहना हुआ था। वो जुनैद से मिली, फिर चौधरी इशफाक से मिलते हुए जरा सा झिझकी। जुनैद उससे बातें करने लगा, जबकि चौधरी इशफाक ने उसका मुख्तसर सा सामान लिया और वो एयरपोर्ट से बाहर आ गए। फिर अगले चंद मिनट में वो चल दिए। एयरपोर्ट की हदूद से बाहर आकर वो बाईपास पर तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। अगरचे फोन पर रोजाना ही राब्ता रहता था, लेकिन तानी फिर भी नूर नगर में मौजूद हर एक के बारे में पूछ रही थी और चौधरी इशफाक बताता चला जा रहा था। इन्हें लाहौर में रुकना नहीं था, सीधे नूर नगर ही आना था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो लाहौर के मज़ाफात में आ गए। ऐसे में अचानक उनके साथ एक 4 व्हील जीप चढ़ी और आगे निकल गई। उसके साथ ही एक दूसरी जीप उनके बराबर चढ़ गई। जुनैद ड्राइविंग कर रहा था। वो फौरन समझ गया, उसे अपने गिर्द खतरे का एहसास हो गया। तानी और चौधरी इशफाक भी ताड़ गए कि कोई न कोई गड़बड़ है। तभी तानी ने पूछा, जुनैद, कोई हथियार है? तुम्हारी सीट के नीचे पिस्टल और मैगजीन पड़े हैं, चौधरी इशफाक को भी दे दो। मेरे पास है, उसने जवाब दिया और फिर बाहर की जानिब देखता हुआ बोला, कौन हो सकते हैं? कोई भी हो, अगर हमें कुछ कहा तो माफ नहीं करना, जुनैद ने कहा और तवज्जो ड्राइविंग पर लगा दी। इसके पीछे भी वैसी ही एक स्याह 4 व्हील जीप आ गई तो सूरत-ए-हाल हासी खतरनाक हो गई थी। उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि इन 3 गाड़ियों में लोग कितने हो सकते हैं। तानी ने पिस्टल अपने हाथ में कर लिया और मैगजीन संभाल लिए। ऐसे ही वक्त में जुनैद का फोन मुझे मिला। उसने सूरत-ए-हाल बनाई तो मैंने उससे कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने इनका बंदोबस्त किया हुआ है। मुझे एहसास था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तुमने उनसे उलझना नहीं। ये कैसे होगा? उनका क्या? एक गाड़ी मेरे आगे है, एक पीछे और एक बिल्कुल बराबर चढ़ी हुई है, जुनैद ने मजीद वजाहत की। फिर तुम ऐसे करो, रास्ते में ढाबे, होटल या फिलिंग स्टेशन जो भी इस पर रुक जाओ, एकदम से निकलो उनके दरमियान से। मैंने इसे समझाया। मैं समझ गया, उसने कहा। उसने फोन ऑन ही रखा, लेकिन उसके साथ ही अचानक उसने कट मारा और एक ढाबे होटल की जानिब मुड़ गया। पिछली जीप के टायर चिरचिराए। अगली काफी आगे निकल गई थी, बराबर वाली एकदम से डोल गई। ढाबे होटल पर रुकते ही जुनैद ने अपना पिस्टल निकाल लिया। तानी ने भी सेफ्टी कैच हटा दिया। वो तीनों अलर्ट हो गए। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो तीनों 4 व्हील उनके सामने आ खड़ी हुई। अब एक तरह से आसाब की जंग शुरू हो गई थी। कौन क्या करता है, ये देखने के लिए वो रुके हुए थे। 3 से 4 मिनट तक वो यूं ही आमने सामने डटे रहे। तभी इन तीनों 4 व्हील से 2 बंदे निकले। उन्होंने जीन और शर्ट पहनी हुई थी। सभी 25 से 30 बरस के दरमियान थे। वो शक्ल से ही जराइम पेशा दिखाई दे रहे थे। वो थोड़ा फासला छोड़कर फैल गए और उनकी तरफ बढ़े। इनमें से 2 बिल्कुल सामने आ गए।
वो जुनैद की 4 व्हील से चंद कदम के फासले पर थे। उनमें से एक ने ड्राइविंग सीट पर बैठे जुनैद को पिस्टल की नाल से इशारे से नीचे उतरने को कहा। ये बात मुझे जुनैद ने बता दी। उतरना नहीं, वो तुम्हारे करीब आएगा, मैंने उसे समझाया। वो 6 लोग थे और आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग करते चले जा रहे थे। उसके साथ ही एक एक बंदा मजीद उतर आया। बिलाशुबा वो तीनों उनके कवर पर थे। इन्हीं लम्हात में ही अचानक ही वहां पर ऐसी ही 6 4 व्हील एकदम से आन रुकी। जैसे ही इन गाड़ियों के ब्रेक लगे, उनमें से कई मुख्तलिफ लोग हथियार लेकर बाहर निकलते चले गए। ये इन लोगों पर अचानक अफ्ताब थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन लोग हैं। इससे पहले कि वो समझते उन्होंने लम्हों में उन सबको घेर लिया। उन्हीं में एक ने उनसे कहा, ओए, तुम जो कोई भी हो अपने हाथ सर पर रखकर जमीन पर लेट जाओ। कौन हो तुम लोग और यूं? उनमें से एक ने कहना चाहा तो कहने वाले ने पिस्टल सीधा किया और फायर उसके घुटने पर दे मारा। दिलदोज चीख की आवाज फजा में बिखरी तो उसके बाकी साथियों ने भी यही किया। वो लोग जिन्होंने जुनैद को घेरा हुआ था, सभी फौरन जमीन पर लेट गए। उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि वो मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर इनकी बात न मानेगी तो ये मारने से दुरेक भी नहीं करेंगे। अगले चंद लम्हों में वो उन तक जा पहुंचे। 3 से 4 मिनट उन्हें बांधने में लगे। वो सारे बांध लिए गए तो जुनैद गाड़ी से नीचे उतर आया। उतरते ही उसने मुझसे सवाल किया, कौन लोग हैं ये? और उनमें से 2 तारक नजीर के डिपार्टमेंट के लोग हैं और बाकी अपने कबीले के लोग हैं। अब पता करो हमलावर कौन है। करता हूं पता। ये कहता हुआ वो उस तक जा पहुंचा जिसने जुनैद को गाड़ी से उतरने के लिए पिस्टल का इशारा किया था। वो उसके सर पर जा खड़ा हुआ और उसकी गर्दन पर पांव रखकर गुस्से से बोला, कौन हो तुम लोग और किस बगैरत ने भेजा है? हमें शक पड़ा था कि तुम लोग कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसलिए बस चेक करना था। उसने कहा, क्या तुम पुलिस वाले हो? जुनैद ने पूछा। मेरा ताल्लुक खुफिया से है, उसने एतमाद से कहा। और ये जो तुम्हारे मामे आए हैं, ये खुफिया वाले हैं? जल्दी बको वरना तेरी लाश भी बोलेगी, जुनैद ने उसे ठोकर मारते हुए कहा। वो खामोश रहा तो कई सारी ठोकरें उसे पड़ गईं। तारक नजीर के अहलकार ने उसकी पसली में ठोकर मारकर कहा, अगले चंद सेकंड में नहीं बोला ना तो तेरी गाड़ी के पीछे बांधकर वापस लाहौर ले जाऊंगा। मलिक हयात ने भेजा है हमें। इन्हें उन तक ले जाना था। वो तेजी से बोला, मलिक हयात ट्रांसपोर्टर? अहलकार ने पूछा। जी वही, उसने कराहते हुए कहा। ओके, उसने कहा और तारक नजीर को रिपोर्ट करने लगा। फिर जुनैद से बोला, कुछ लोग आपके साथ जाएंगे नूरनगर तक, बाकियों के साथ मुझे वापस लाहौर जाना होगा। इनमें काफी जख्मी हैं, इन्हें यहीं अस्पताल में। ठीक है, ये कहकर जुनैद वापस अपनी गाड़ी में चला गया। उसने स्टार्ट खड़ी गाड़ी को गियर लगाया और चल दिया। उसके साथ 2 गाड़ियां चल पड़ी। काफी आगे आकर उसने मुझसे कहा, तानी से बात करो, वो बात करना चाहती है। ये कहकर उसने फोन तानी को दे दिया। क्या मसला था ये? उसने पूछा। वो ही लंदन वाले मामले की एक्सटेंशन है। मैंने कहा, कैसे? ये था क्या? उसने पूछा। मुझे अभी शक था क्योंकि उसने 24 घंटे की वार्निंग दी थी। इन 24 घंटों में सिर्फ तुमने आना था। इस दौरान ये भी कल से यहां लाहौर में था। तुम्हें इसकी वार्निंग बारे पता है? उसे तेजी से पूछा। हाँ पता है, अब तस्दीक हो गई है। खैर यहां आओगी तो तुम्हें मजीद पता चल जाएगा। ओके, वहीं पर बात होगी। ये कहकर उसने फोन जुनैद को वापस कर दिया। मैंने जुनैद को समझाकर उससे राब्ता खत्म किया ही था कि उसी अजनबी का फोन आ गया। मान गए, एवं ही तुम्हारा नाम एवानो और जुर्म की दुनिया में नहीं गूंज रहा है, वो तंजिया लहजे में बोला। अब जान गए तो दोबारा मेरे बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारी सोचें ही तुम्हें मार देंगी। मैंने सुकून से कहा, नहीं, मैंने तुझे नहीं छोड़ना, तुझे तो खत्म करना है, यही मेरा टास्क। बहुत अरसे बाद कोई ऐसा दुश्मन मिला है जिससे लड़ने का मजा आएगा। अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूं, तुम क्या कुछ कर सकते हो। जब मेरी समझ आ जाए तो बता देना। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। अब मुझे उस वक्त तक अलर्ट रहना था जब तक वो तीनों नूरनगर तक ना पहुंच जाते।
नया पैराग्राफ। जसपाल की सारी रात आंख नहीं लगी थी। कुछ देर पहले जब नूतन उसे बुलाने आई तो वो ऊँघ रहा था। इन तीनों ने नाश्ता कर लिया था, जबकि रोनीत अभी तक सो रही थी। तकरीबन 11 बजे जसपाल की आंख खुली। तब तक रोनीत भी जाग गई थी। इन दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नूतन बर्तन समेट गई तो जसपाल ने उसकी उजड़ी उजड़ी हालत को देखकर कहा, रोनीत एक बात कहूं? बोलो। उसने सर झुकाए हंकारे किसी अंदाज में कहा तो वो बोला, तुम ऐसा करो, नहा धोकर खूब फ्रेश हो जाओ। जो कल तुमने ड्रेस खरीदा था वो पहनो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या ये जरूरी है? उसने पूछा। हाँ, बहुत जरूरी, उसने कहा तो वो मजीद कोई बात किए बगैर उठ गई। उस वक्त जसपाल अपने कमरे में था जब वो तैयार होकर उसके पास आ गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जसपाल भी तैयार था, उसे देखते ही उठ गया। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो रॉक गार्डन जा पहुंचे। दिन के वक्त इतने ज्यादा लोग नहीं थे। बहुत कम हाल लोग थे जो फिर रहे थे, या फिर जोड़े पुरसकून गोशु में राजो न्याज़े मशगूल थे। कुछ देर सैर के बाद रोनीत ने कहा, जसपाल आओ बैठे, तुमने मुझसे जो बात करनी है वो कहो। ये कहकर वो पत्थरों से बनी एक कोठरी के दलान में सुकून के साथ बैठ गई। जसपाल भी उसके करीब बैठ गया। फिर चंद लम्हे बाद पूछा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इस मकसद के लिए यहां लेकर आया हूं? मैंने कल शराब भी इसलिए खरीदी और फिर पी भी ली कि तुम लोग मुझसे बात तो करो, मैं तुम लोगों को एहसास तो दिलाऊं कि हम कहां भागे जा रहे हैं। एक छत के नीचे होते हुए भी एक दूसरे के एहसास से आ रही हैं। वो दर्दमंद लहजे में बोली, रोनीत तुम खुलकर कहो, क्या कहना चाहती हो? तुम मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाओगी। जसपाल ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मुझे यहां से जाने दिया जाए। उसे दूर हलाव में देखते हुए कहा, कहां? जसपाल ने पूछा, कहीं भी, जहां कोई मुझे तलाश न कर सके। और यही बात मैंने कल तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम नहीं समझे। फिर मेरे जहन में यही बात आई कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कम से कम तुम लोग मुझे तवज्जो दो। मैंने शराब ली और ऐसा क्या हो गया है रोनीत? मैंने पूछा। ये मेरी गलती थी कि मैंने उम्मीद को रिस्पॉन्स किया। तुम शायद उम्मीद को नहीं जानते, वो मेरा क्लास फेलो होने के साथ साथ मेरा बेहतरीन दोस्त भी था। मैं उससे मोहब्बत करने लगी। हमारे दरमियान शादी के वादे भी हुए, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कर्ब के दौर से गुजरी। एक अरसे बाद जब मैं यहां आई तो मुझे पता चला वो मुझे तलाश करता फिर रहा है। ये तुम्हें कैसे पता चला? जसपाल ने पूछा। मैंने 1-2 लोगों से राब्ते किए जो यहां मेरे दोस्त हैं, उनसे पता चला और मैं उम्मीद से मिली। रोनीत ने बड़े एतमाद से कहा, तो फिर? उसे सुकून से पूछा, जबकि उसके अंदर बहुत सारे सवाल उबल पड़े थे। उसे अपने बारे में बताया कि वो फौज में चला गया है, खुसूसी स्क्वाड में है। वो एक शानदार जिंदगी गुजार रहा है और मुझे वो अब भी चाहता है, इसलिए अब तक उसने शादी नहीं की है। ये कहते हुए वो सिसक पड़ी। फिर खुद पर काबू पाकर बोली, मैं उससे 2 बार मिल चुकी हूं, वो मुझे अपनाना चाहता है। तो फिर तुम्हारा क्या फैसला है? जसपाल ने तहम्मुल से पूछा। तुम बताओ जसपाल, क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? उसने बड़े एतमाद से कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो तुम्हारा और उसका फैसला है। जो उसने मैं अभी तक उससे नहीं मिला, उसे देखा तक नहीं। मैं उसके बारे में अपनी राय क्या दे सकता हूँ? जसपाल ने कहा तो वो अजीब से लहजे में बोली, जरा सोच के बताओ। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उसके सेल फोन पर एक पैगाम आ गया। उसने पढ़ा तो एकदम से परेशान हो गया। वो बेचैन होता हुआ बोला, ठीक है, सोचते हैं, आओ पहले थोड़ा कुछ खा पी लें। जसपाल ने उठते हुए कहा तो वो भी उठ गई। वो तो चलने लगे। कुछ ही फासले पर एक हट सी बनी हुई थी। जसपाल और रोनीत वहां जा पहुंचे। क्या पसंद करोगे? रोनीत ने पूछा। जो तुम्हारा दिल चाहे, जसपाल ने कहा और चहलकदमी किसी अंदाज में जरा फासले पर जाकर बानीता को फोन मिलाने लगा। जल्दी उसने कॉल पिक कर ली। हाँ बोलो जसपाल, एक लम्हा जाया किए बगैर यहां से सबको लेकर निकल चलो, खास तौर पर लैपटॉप और उससे मुतल्लिक कोई शय भी नहीं छोड़ना। रोनीत का फोन कहाँ है? उसे तेजी से पूछा। उसी के पास है, बानीता ने कहा। फौरन निकलो।
जसपाल ने कहा, ओके। उसने कोई तफसील पूछे बिना कहा और फोन बंद कर दिया। रुनीत कुंवर तब तक आ चुकी थी। कुछ सोचा तुमने जसपाल? वो उसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोली। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आना भी नहीं, क्योंकि मेरे जहन में भी अब तक कुछ नहीं आया है, वो हंसते हुए बोली। तो जसपाल ने इससे दो टोक बात करने की ठान ली। रुनीत, तुम अनजाने में एक जहरीले नाग को अपने हाथ में ले बैठी हो। वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें अपना सोर्स बनाकर तुम्हें और तुम्हारे साथियों के खिलाफ जाने वाला है। वो रा का एजेंट है। जसपाल ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। मुझे भी पता है, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे नहीं हैं अभी। उसने मुझसे झूठ बोला है, वो इत्मीनान से बोली। क्या? उसने चौंकते हुए कहा। हाँ, मुझे पता चल गया था। दुख इस बात का हुआ कि मेरा ही महबूब मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए मैं यहां से चले जाना चाहती हूँ, दूर ऐसी जगह जहां मुझे कोई तलाश न कर सके। तुम जज्बाती तौर पर इस कदर कमजोर हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पता है वो कितना नुकसान कर सकते हैं हमारा? हम सबको मार सकते हैं, वो भी सिसका सिसका कर। तुम जानती हो कि तुमने क्या किया? तुम नहीं समझोगे जसपाल, उसने दूर हिला में देखते हुए कहा। अब और क्या समझना है रुनीत, वो तल्ख लहजे में बोला। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।